नमस्कार। आज हम बात करेंगे 11 नवंबर से अजरबैजान के बाकू में शुरू हो रही जलवायु वार्ता की। इस जलवायु वार्ता का नाम है COP29। सबसे पहले ये बता दें कि COP29 क्या है। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब जो किसी कॉन्फ्रेंस के हिस्सेदार हैं। ये कॉन्फ्रेंस क्या थी? ये संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस थी। उसके जितने हिस्सेदार हैं उस पर जो सहमति व्यक्त करने वाले हैं उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं, कॉप बोलते हैं। हर देश कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। करीब इसमें 200 देश हिस्सेदार हैं। तो जो दुनिया भर के देश हैं उनकी जो बैठक हो रही है जलवायु वार्ता को लेके, जलवायु खतरों से निपटने को लेके, उसे कॉप वार्ता के नाम से जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। 29 इसलिए है कि ये 29वीं यानी 29वीं वार्ता है। 29 वार्ता है। इससे पहले 28 वार्ताएं हो चुकी हैं। ये साल में एक बार होती है, 10 दिन की वार्ता होती है। तो इस बार ये बाकू अजरबैजान में हो रही है, जो रसिया के पास में देश है। तो अब तक जो 28 वार्ताएं हुई उनके क्या नतीजा निकला है और इस वार्ता में क्या होने की उम्मीद है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बता दें कि इस कॉप की शुरुआत कैसे हुई। हम सब जानते हैं कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अर्थ समिट के नाम से इसे जानते हैं। रियो डी जेनेरियो में ये सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में यह चर्चा हुई थी, पहली बार ये चर्चा हुई थी कि जलवायु का खतरा बढ़ रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए दुनिया को कुछ काम करने चाहिए, कुछ कदम उठाना चाहिए। सभी देशों को इससे निपटने के लिए उपाय करना चाहिए। पहली बार इस पर चर्चा हुई, एक वैश्विक फोरम पर चर्चा हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर हुई। तो रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया था। उस सम्मेलन के बाद ये एक निकल के आया कि इस खतरे से निपटने के लिए हमें बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद ये कॉप का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और उसके बाद कुछ और बैठकें हुई। उन बैठकों के बाद फिर ये तय हुआ कि उसके बाद एक संधि भी हुई जिसमें 200 देशों ने शिरकत की, हिस्सा लिया। और उन संधियों के बाद ये हुआ कि हर साल इसकी एक मीटिंग होगी जिसे हम कॉप के नाम से जानेंगे। तो पहली कॉप बैठक जर्मनी के बर्लिन में हुई थी, 1995 में हुई थी। उसके बाद ये हर साल ये मीटिंग हो रही है, लगातार ये मीटिंग हो रही है। और ये जब मीटिंग हो रही है, भारत में भी एक बार हो चुकी है, 2002 में ये मीटिंग हो चुकी है, नई दिल्ली में हो चुकी है, पिछले साल यूएई में हुई थी, इस बार अब बाकू अजरबैजान में हो रही है। इस कॉप के कई सफलताएं भी रही हैं। हमने सुना है कि पेरिस, आपने सुना होगा सबने कि पेरिस एग्रीमेंट का हमेशा चर्चा होती है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु खतरों से निपटने के लिए पेरिस एग्रीमेंट की आज हर जगह चर्चा होती है। तो ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था जब पेरिस में कॉप हुई थी। कॉप की बैठक पेरिस में हुई थी। तो पेरिस एग्रीमेंट जब तब उसे पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। तो ये पेरिस एग्रीमेंट के में यही तय हुआ था कि जलवायु खतरों से निपटने के लिए इस सदी के आखिर तक यानी सन 2100 तक धरती की जो तापमान बढ़ोतरी है उसे 1.5 डिग्री पे सीमित कर दिया जाए, उससे ज्यादा नहीं होने दिया जाए। धरती का तापमान करीब 14, सवा 14 से 14.5 डिग्री के आसपास रहता है, जो औसत तापमान है। उस तापमान में 1.25 डिग्री की बढ़ोतरी अभी ऑलरेडी हो चुकी है और खतरा यह है कि इस सदी के आखिर तक 2100 तक वो जो 1.25 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है वो 3 डिग्री तक पहुंच सकती है। तो 3 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो तबाही आ जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। तबाही तो अभी भी मची हुई है, लेकिन 3 डिग्री का मतलब है कि धरती के सामने बहुत बड़ा संकट होना, प्राकृतिक आपदाओं का बुरा हाल होना। तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है पेरिस एग्रीमेंट के तहत इसे 1.5 डिग्री तक ही सीमित किया जाए। किसी भी हालत में इसे 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाए और जो 1.5 डिग्री बढ़ रहा है उसको किसी तरह से उस खतरों को मैनेज किया जाए। तो पेरिस एग्रीमेंट के दो हिस्से हैं। एक कि जो तापमान की बढ़ोतरी है सदी के आखिर तक उसे 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने दी जाए। दूसरा, जो इसके खतरे हैं, विभिन्न प्रकार के खतरे जो उत्पन्न हो चुके हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उसके लिए फंड की व्यवस्था किया जाए, उसके लिए धन की व्यवस्था की जाए, गरीब देशों को मदद की जाए और जो धनी देश हैं वो इस काम में आगे आए। तो ये इसका लक्ष्य है। तो अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि पेरिस एग्रीमेंट और आगे की क्लाइमेट चर्चाओं की, तो कई दौर की चर्चाएं हुई, इसमें लगातार बैठकें हो रही हैं। जो जीवाश्म ईंधन है उसके इस्तेमाल को कम करने की बात हो रही है। आज हम जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस एकदम बढ़ गया है। सोलर ऊर्जा है, विंड ऊर्जा है, इसका उत्पादन हो रहा है। भारत भी इसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या लगातार घट रही है और उसकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं, जो क्लीन एनर्जी है उसके वाहन आ रहे हैं, हाइड्रोजन के वाहन बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अभी भी
ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम हो रहा है और जीवाश्म ईंधन का उपयोग घटा भी है, लेकिन जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, उससे जो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, उससे रिन्यूएबल एनर्जी का भी कंजम्पशन बढ़ रहा है और जो जीवाश्म ईंधन है उसका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो दुनिया के हित में है वो यह है कि जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल घटे, 40% रह जाए और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका इस्तेमाल 60% हो जाए। अभी करीब करीब ये बराबर है, अभी बराबर से भी कम है रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल, कुछ कंट्री में बराबर आ गया, लेकिन अगर पूरी दुनिया में देखें तो अभी भी 70-75% इस्तेमाल जीवाश्म ईंधन का ही हो रहा है। 25-30% तक ही रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल इस्तेमाल हो पा रहा है, जबकि इसे बराबर होना है। बल्कि आइडियल स्थिति ये बताई जा रही है कि अगर 2050 तक 40% आपका जीवाश्म ईंधन रह जाए और 60% से अधिक आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो जाए, स्वच्छ ईंधन हो जाए, तो स्थिति काफी हद तक सुधर सकती है। तो ये एक लक्ष्य है, दूरगामी लक्ष्य है। लेकिन अभी अगर हम बाकू की बात करें तो बाकू में इस बार क्या होने जा रहा है, देखिए बाकू में सबसे जो अहम मुद्दा है वो क्लाइमेट फाइनेंस का है। पहला मुद्दा है कि क्लाइमेट फाइनेंस का। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, देखिए 2009 में जब एक जो मीटिंग हुई थी कोपेनहेगन में, कॉप मीटिंग हुई थी, तो ये कॉप 15 थी, 2009 में कॉप 15 थी। तो उसमें ये तय हुआ था, सभी देशों ने, दुनिया के देशों ने तय किया था कि जलवायु खतरों से निपटने के लिए 2020 तक हम एक कोष बनाएंगे। उस कोष में $100 अरब की राशि लोग, धनी देश जो औद्योगिक देश हैं, वो धनी देश वही हैं जो औद्योगिक देश हैं, तो वो उसमें दान देंगे और $100 अरब हर साल देंगे और उस पैसे को गरीब देशों को दिया जाएगा। जो गरीब देश अपना जलवायु से निपटने का खर्चा नहीं उठा सकते, उनको मदद की जाएगी ताकि वो भी जलवायु खतरे से निपटने में मदद कर सकें। देखिए धनी देश तो अपने बूते इंतजाम कर लेगा, लेकिन जो गरीब देश हैं वो कैसे करेगा, तो उनके लिए $100 बिलियन का कोष बनाने की बात हुई। ये कोष 2020 तक तो नहीं बन पाया, लेकिन 2022 में इस कोष में $100 अरब की राशि जमा हुई और वो राशि सब देशों को बढ़ती है, अलग अलग प्रोजेक्ट बना के वो राशि देशों को मिलती है, कुछ राशि भारत को भी मिली है। तो अब ये $100 अरब तो अब आ रहा है हर साल, लेकिन पिछली जो बैठकें हैं कॉप की, उसमें यह तय हुआ कि $100 अरब तो बहुत कम है, इससे जलवायु खतरे का मुकाबला संभव नहीं है। अगर हम बात करें कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उन्हीं देशों को बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा चाहिए। जैसे ग्लोबल साउथ के देश हैं, उसने कहा है कि हमें $1 खरब, जो अफ्रीकी देश है उन्होंने कहा हमें जलवायु खतरों से निपटने के लिए $1 खरब की जरूरत है। तो अकेले ग्लोबल साउथ के देशों को इतनी जरूरत है, अफ्रीकन देशों को जरूरत है। तो ऐसे में चुनौती है कि इस फंड को बढ़ाया जाए। तो इस पर दुनिया के देश सहमत तो हैं कि $100 अरब से अब काम नहीं चलेगा, इस कोर्स को बढ़ाना होगा और इस पर लगातार पिछली 2-3 मीटिंगों में चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंचा गया है। इस बार इस कॉप में, जो कॉप हो रही है बाकू में, इसमें पहला एजेंडा यही है कि नए कोर्स के लिए कोई अमाउंट तय कर लिया जाए, कोई धनराशि तय कर लिया कि कितना पैसा जमा करना है, ये उस पर तय करना होगा। तो वो राशि कितनी होगी, शायद वो राशि का फैसला इस बार इस बैठक में हो जाए, क्योंकि ये राशि बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी राशि की जरूरत होती है, कई खरब डॉलर की इसके लिए जरूरत होगी। अब इसमें राशि तय होगी या नहीं होगी, कितना कठिन है, ये काम आसान तो नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो सबसे बड़ा डोनर अमेरिका है, लेकिन अमेरिका में जो बाइडेन थे वो तो क्लाइमेट खतरों को महसूस कर रहे थे और पिछले कुछ समय से अपने कार्यकाल में उन्होंने पैसा भी दिया है। लेकिन जो नए राष्ट्रपति बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं। वो जब पहले भी राष्ट्रपति थे वो पेरिस एग्रीमेंट से अलग हो गए थे, इस क्लाइमेट चेंज के जो वार्ता से अलग हो गए थे। तो ऐसे में चुनौती है कि जब सबसे बड़ा देश अमेरिका नहीं देगा तो बाकी देश भी उसकी नकल करेंगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती पैदा हो गई है, इसलिए इस मामले में कोई ठोस नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये एक मेजर एजेंडा इस बैठक का है। दूसरी इसमें जो मेजर एजेंडा है वो है कि जो लॉस एंड डैमेज फंड पिछली बार बना था यूएई की कॉप में, कॉप 18 में, उसमें अभी पैसा नहीं आ रहा है। 700-800 मिलियन डॉलर उसमें आए हैं जब वो फंड बना था, लेकिन 700-800 मिलियन से कुछ नहीं होता। फिर मैं अफ्रीकी देशों की बात करूंगा तो अफ्रीकी देश कहते हैं $350 अरब सालाना हमारा नुकसान हो रहा है। बाकी देश भी हैं, सिर्फ अफ्रीकी देशों का इतना नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज से। तो लॉस एंड डैमेज फंड वही है कि इस फंड से जहां पर जलवायु से क्षति होती है उसकी भरपाई के लिए, लोगों को भरपाई के लिए मदद दी जाए इस फंड से। भारत में बहुत नुकसान हो रहे हैं, लेकिन भारत
क्योंकि बड़ा देश है, भारत को फंड मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। संभवतः भारत को इससे अलग ही रखा गया है, क्योंकि भारत पे जिम्मेदारी डाली गई कि वो अपना खुद उठाए खर्चा। लेकिन जो और छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, उनको इससे मदद होनी है। तो अफ्रीकी देशों का ही कहना है कि 350 अरब डॉलर उनको चाहिए। तो ऐसे में लॉस एंड डैमेज फंड में और कैसे पैसा जमा होगा, ये भी एक चुनौती है, ये भी एक मुद्दा है जलवायु वित्त पर। इस पर भी इसमें चर्चा होनी है। एक एडॉप्टेशन फंड की बात है। एडॉप्टेशन फंड का मतलब है कि आप जब जलवायु नीतियों को क्रियान्वित करेंगे, जहां पर जो काम कराने की जरूरत है जिससे खतरों को कम किया जा सके, ऐसे काम के लिए भी अलग से फंड होना चाहिए। इस फंड में भी कोष तो बना है, लेकिन उसमें भी पैसा बहुत कम है, 38 अरब डॉलर के आसपास उसमें पैसा है। तो इसमें भी बहुत पैसा चाहिए। तो उसके लिए भी बात होनी है कि इसमें भी पैसा दो। अब पैसा देने वाले धनी देश हैं, यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, रसिया है, इन विकसित देशों को देना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो अब वो पैसा देंगे नहीं देंगे, या इसका क्या मैकेनिज्म बनेगा, और अरब कंट्री जो सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल का उत्पादन कर रहे हैं और सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्या वो इसमें मदद करेंगे नहीं करेंगे, ये भी एक बहस का इशू है। हालांकि अरब देश ये कहते हैं हम तो विकासशील देश हैं, हमारे पास, हम तो इससे अलग हैं, जो धनी देश हैं वो पैसा दें। लेकिन ऐसा नहीं है, अरब देशों को भी जिम्मेदारी डालनी चाहिए। सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पादन तो वही कर रहे हैं, पेट्रोल और गैस का उत्पादन वही करते हैं। कोयले का उत्पादन कई कंट्री में होता है, कोयला भी जहां कंट्री में होता है उन पर भी जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए। लेकिन हर देश अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अहम मुद्दा यह है कि इन जो जलवायु वित्त से जुड़े मुद्दे हैं, इन 3 मुद्दों पर, कि एक तो जो जलवायु खतरों से निपटने के लिए क्वांटिफाइंग कोर्स है उसके लिए पैसा आएगा कि नहीं आएगा, दूसरा जो मुद्दा है एडॉप्टेशन फंड के लिए आएगा नहीं आएगा, तीसरा जो है लॉस एंड डैमेज फंड के लिए पैसा कहां से आएगा। इन तीनों फंड के बारे में एक तो फैसला होना है, इस पे चीजें तय होनी है। दूसरा इसमें एजेंडा है कि जो जीवाश्म ईंधन को का इस्तेमाल बंद करने की बात है, तो ये कॉप में पिछली बार भी चर्चा हुई थी, उसमें ये चाहते हैं कि जो विकसित देश हैं वो पहले तय करें कि वो जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद कर देंगे, क्योंकि विकसित देशों के पास टेक्नोलॉजी है और उनके पास टेक्नोलॉजी है तो वो उसको इस्तेमाल पहले बंद करें, वो अपना हरित ऊर्जा पे जाएं। लेकिन विकसित देश ये कहते हैं कि साहब हम करेंगे, लेकिन जो भारत और चीन जैसे देश हैं ये बंद करें। भारत और चीन भी कम कर रहे हैं, काफी कम हो रहा है, लेकिन विकसित देशों की बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके पास क्षमता है, तकनीक है, तो इसलिए उनको पहल करनी चाहिए। इस पे विकसित देश तैयार नहीं हो रहे हैं। पिछली बार बात बनी थी कि सहमति बनी थी, लेकिन अभी भी वो चाह रहे हैं कि इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाए या इस समझौते को आगे अमल में नहीं लाया जाए। तो ये भी एक चैलेंज है कि जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से जो खत्म करने की योजना है कॉप की, क्या वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस पर कुछ आगे बात बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, तो ये भी एक मुद्दा है। इस बैठक में, वैसे तो कॉप की बैठक में सभी जो देशों के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसमें राष्ट्राध्यक्ष भी जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, ग्लासगो भी गए थे, यूएई भी गए थे, लेकिन इस बार वो जाएंगे नहीं जाएंगे इस पर अभी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं जा रहे हैं, इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं जा रहे हैं, इसमें चीन के राष्ट्रपति नहीं जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें जाएं। लेकिन हालांकि कुछ अभी कहा नहीं गया है इस बार, लेकिन कहा जा रहा है कि ज्यादातर राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में नहीं जा रहे हैं। तो जब राष्ट्राध्यक्ष बैठक में नहीं होंगे तो कोई ठोस निर्णय लिए जाने की संभावना भी नहीं है। लेकिन